सत्ता में अब छत्तीसगढ़ के सुकमा से आया एक वीडियो आपको दिखाते हैं जो देश में पेपर लीक वाले संकट के बीच में बहुत अहम है। एक तरफ देश में ऐसी परीक्षाएं होती हैं जहां एग्जाम से पहले ही प्रश्न पत्र वायरल हो जाते हैं, दूसरी तरफ कुछ पॉजिटिव तस्वीरें भी देखने को मिलती हैं। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके से एक वीडियो हमारे पास आया है जहां परीक्षा कराने के लिए हेलीकॉप्टर वाले खास इंतजाम किए गए, जहां प्रश्न पत्र हवा में तो है लेकिन लीक नहीं हुए। दरअसल सुकमा के नक्सल प्रभावित जगरगुंडा इलाके में इस बार बोर्ड परीक्षा का केंद्र बनाया गया था। कल से परीक्षा शुरू हो रही है। इस केंद्र पर कुल 36 परीक्षार्थी परीक्षा देने वाले हैं, कुल 36। इनके लिए प्रश्न पत्र जिला मुख्यालय से हेलीकॉप्टर के जरिए भिजवाया गया। इस इलाके में सुरक्षा को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई है। अब तक यहां के छात्रों को परीक्षा देने के लिए 60 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। पहली बार इस क्षेत्र में परीक्षा केंद्र बनाया गया है। इस केंद्र पर 10वीं के 16 और 12वीं के 20 छात्र परीक्षा देंगे। सत्ता में एक और जरूरी राजनीतिक खबर भी देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश से आज कांग्रेस के लिए राहत वाली खबर आई है। राज्यसभा चुनाव में मिली हार और सीएम सुक्खू के खिलाफ बगावत के बाद आज कांग्रेस ने दिखाने की कोशिश की कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक कर लिया गया है और सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन कब तक ठीक रहेगा, ये सवाल है। 6 विधायकों की बगावत के बाद संकट में आई सुक्खू सरकार को आज 2 पेन किलर्स दिए गए। सबसे पहले तो 6 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी गई। इससे विधानसभा में विधायकों की संख्या घटकर 62 हो गई। अब कांग्रेस के पास 34 विधायक हैं तो ये सरकार बहुमत की है। दूसरा, कांग्रेस ने समस्या को सुलझाने के लिए 6 सदस्यों की एक कमेटी बना दी। इस कमेटी में सीएम, डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष के अलावा 3 सदस्य हाईकमान के भी होंगे। इन 2 फैसलों के बाद एकजुटता दिखाने के लिए मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें सीएम सुक्खू से नाराज प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि सब ठीक है, मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और सभी 4 सीटें जीतेंगे। हालांकि बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस पर आया सियासी संकट अभी टला नहीं है। इसमें उन्हीं के विधायकों की भूमिका है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। आज हमने सबसे पीसीसी से भी, पीसीसी प्रेसिडेंट से भी, सारे विधायकों से भी अलग अलग बात करी है और एक सहमति बनी है। सब में जो छोटे मोटे मतभेद थे वो दूर किए गए, इन्होंने आपस में दूर कर दिए हैं और ये फैसला किया है आगे से एक होकर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। अगर सब चंगा होता तो ये सारी हालात पैदा नहीं होते, मैं समझता हूँ। और हिमाचल प्रदेश में इतना कुछ नुकसान कांग्रेस पार्टी का हो गया और ये नुकसान अभी रुकने वाला नहीं। और हम निश्चित तौर पर हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश में और 5 साल हम हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार चलेगी। आप लोगों की सरकार है, जनता की सरकार है ये, इसमें हम कोई दूसरी बात नहीं कहना चाहते। और मैं ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार की अच्छी राजनीति का परिचय वो दे रहे हैं उस प्रकार का जनता जवाब देगी। इसकी सरकार अपना इस्तकबाल खो चुकी है। मॉरली उनको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। स्पीकर, जो 10th शेड्यूल है जिसमें एंटी डिफेक्शन लॉ जो है, उस एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत जो उसके जो प्रोविजंस है उनको अगर वो वायलेट होते हैं तो पिटीशन दायर होती है और वो पिटीशन दायर हुई। हालांकि फिलहाल जो हिमाचल संकट पर विराम लगा है उसमें प्रियंका गांधी की भूमिका बताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी ने ही विक्रमादित्य सिंह और प्रतिभा सिंह को पुराने रिश्तों का हवाला देते हुए समझाया। उन्हें कहा कि आप मुख्यमंत्री से नाराज हैं, इसलिए अपनी लड़ाई लड़िए, अपनी बात कहिए, आपकी बात को सुना भी जाएगा और उस पर जितना हो सकेगा अमल में लाया जाएगा। बस पार्टी से बाहर जाने या सरकार गिराने की ना सोचें। विक्रमादित्य हिमाचल में कांग्रेस का भविष्य है। प्रियंका गांधी ने विक्रमादित्य सिंह और प्रतिभा सिंह को समझाने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को जानकारी दी। इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने डीके शिवकुमार समेत पर्यवेक्षकों को बताया। इस बीच लगातार प्रियंका जो प्रभारी हैं हिमाचल के राजीव शुक्ला से संपर्क में बनी रही और हालात की जानकारी लेती रही और जरूरत पड़ने पर निर्देश भी देती रही। हालांकि वीरभद्र परिवार शुरू में सुक्खू को हटाने पर अड़ा था। ऐसे में प्रियंका ने उनको समझाया कि फौरन सीएम बदलने से अच्छा संदेश नहीं जाएगा, कांग्रेस बैकफुट पर दिखाई देगी।
इसलिए फिलहाल विक्रमादित्य को फ्री हैंड और सरकार संगठन के बीच समन्वय समिति का गठन कर दिया जाएगा। सुक्खू सबको साथ लेकर जरूर चलेंगे। प्रियंका ने भरोसा दिया कि फिलहाल सुक्खू को सीएम रहने दें, पार्टी की छवि के लिए जरूरी है। भरोसा यह भी दिया कि अगले कुछ दिनों में परिस्थितियों में बदलाव भी दिखेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो भविष्य में सीएम बदलने में हमको गुरेज नहीं। और सत्ता में अब खबरों के स्टीयरिंग को राजनीतिक खबरों की तरफ तो हमने मोड़ ही दिया था। अगले कुछ दिनों में जिस तरीके से देश में लोकसभा चुनाव हैं और चुनाव में राजनीतिक दल लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर होने वाले खर्च के लिए इनके पास पैसे कहां से आते हैं? सत्ता की ये कुंजी राजनीतिक दलों की इसी कमाई और खर्चे पर आधारित है। एक संस्था है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर। ये समय समय पर राजनीतिक दलों से जुड़ी जानकारी पर रिपोर्ट प्रकाशित करती है। इसने एक नई रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें किस राजनीतिक दलों को कितना चंदा आया और किस रूप में इसका हिसाब किताब दिखाई दे रहा है। एडीआर के मुताबिक 2022-23 में 7 राष्ट्रीय दलों ने जो अपनी आय घोषित की है वो 3077 करोड़ रुपए है। इसमें सबसे ज्यादा 2361 करोड़ रुपए बीजेपी को मिला चंदा है, जो राजनीतिक दलों की हुई कुल आय का 76.73% है। दूसरे स्थान पर कांग्रेस है। 2022-23 में कांग्रेस को 452 करोड़ रुपए की आय हुई है। ये कुल आय 14.70 हिस्सा है जो कुल राजनीतिक पार्टियों को मिला है। आम आदमी पार्टी को इस दौरान 85 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। इस रिसर्च रिपोर्ट का फोकस उस चुनावी बॉन्ड पर भी है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले ही असंवैधानिक घोषित कर दिया था। बीजेपी को मिले 2361 करोड़ रुपए में 1294 करोड़ चुनावी बॉन्ड से मिले हैं जो कुल चंदे का करीब 55% है, जबकि कांग्रेस को मिले 452 करोड़ रुपए में 171 करोड़ रुपए चुनावी बॉन्ड से मिले हैं जो कुल चंदे का करीब 38% है। आपको मिले 85 करोड़ में 45 करोड़ चुनावी बॉन्ड से मिले हैं जो कुल चंदे का करीब 53% है। दिलचस्प बात यह है कि सीपीएम और बीएसपी के कुल चंदे में चुनावी बॉन्ड का प्रतिशत 0 है। वैसे खर्चे की बात करें तो बीजेपी ने 2361 करोड़ रुपए में 1361 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। कांग्रेस के पास इस साल आए 452 करोड़ रुपए हैं, लेकिन पार्टी ने 467 करोड़ रुपए खर्च किए, यानी एक वर्ष में कमाई से ज्यादा खर्चा हुआ है। और आम आदमी पार्टी ने 85 करोड़ रुपए की आय पर 102 करोड़ रुपए खर्च किए। कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया था कि किसने चुनावी बॉन्ड से किस पार्टी को कितना चंदा दिया है इसे सार्वजनिक करें। ये जानकारी सार्वजनिक हो उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि मार्च 2018 से जनवरी 2024 तक 28,030 चुनावी बॉन्ड बिके हैं। ये चुनावी बॉन्ड 16,518 करोड़ रुपए के थे। इनमें से 27,811 चुनावी बॉन्ड कैश कराए जा चुके हैं। ये 16,492 करोड़ रुपए के हैं। भारत में राजनीतिक दल चुनाव जो अपने लड़ने के लिए जो चंदा जमा करते हैं, लेकिन दूसरे देश में एक ऐसा होता है, ये वहां के चुनाव के लिए नेताओं के पास पैसा कहां से आता है, आज आपको ये भी समझा देते हैं। अमेरिका में राजनीतिक दलों को चंदे के लिए कॉर्पोरेट डोनेशन और विदेशी डोनेशन की इजाजत नहीं है। बाकी चंदा वो ले सकते हैं, लेकिन उसमें भी एक लिमिट है। सरकारी फंडिंग भी होती है। ब्रिटेन में कॉर्पोरेट डोनेशन की इजाजत है, लेकिन विदेशी चंदा नहीं ले सकते। यहां भी असीमित चंदे पर एक लिमिट है, सरकार फंडिंग भी होती है। फ्रांस में राजनीतिक दलों को चंदे के लिए कॉर्पोरेट डोनेशन और विदेशी डोनेशन की इजाजत नहीं है। यहां भी असीमित चंदे पर एक लिमिट है, सरकार फंडिंग भी यहां पर होती है। जर्मनी की बात करें तो यहां कॉर्पोरेट और विदेशी चंदा दोनों की इजाजत है। चंदे और खर्च पर किसी तरीके की लिमिट नहीं है और स्टेट फंडिंग की इजाजत यहां पर है। अगर इनकी तुलना भारत से करें तो यहां कॉर्पोरेट डोनेशन की इजाजत है। विदेशी कंपनी की भारतीय यूनिट चंदा दे सकती है। भारत में स्टेट फंडिंग नहीं है और कैश डोनेशन पर लिमिट तय है। देखिए, कैश डोनेशन पर लिमिट तय है और यहाँ वक्त की लिमिट भी तय है। तो सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया। सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी न्यूज़ रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप जरूर करें।